हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट टॉपिक के बारे में, जो है प्रोमिसेस और एसिंग रैपिड। ये टॉपिक्स बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए, बिना एग्जाम टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोमिसेस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो या फिर मैंने डेफिनेशन लिख रखा है आपके लिए। A promise is an object in JavaScript that makes a promise to return a value to us in the future. This value can either be a success or it can be a failure. तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो प्रॉमिस है वो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, जो क्या करते हैं, हमें एक वैल्यू रिटर्न करने का वादा करते हैं फ्यूचर में। अब वो जो वैल्यू है वो सक्सेस भी हो सकता है या फिर फेल भी हो सकता है। ये जो प्रॉमिस है ये बेसिकली तीन स्टेट में होता है। एक क्या है, पेंडिंग स्टेट में, जब तक एसिंक काम चल रहा है, मतलब जब तक जो प्रॉमिस है, जो कोड है वो सर्वर से डेटा ला रहा है, और उस टाइम, जब तक ये टाइम चल रहा है, जब तक उसको इंतजार, कोड आने का जो इंतजार है, जब वो तो प्रोसेसिंग में हो रहा है, तब उस टाइम पे जो प्रॉमिस होता है वो पेंडिंग स्टेट में होता है। जब वो प्रॉमिस कोड से या फिर सर्वर से डेटा ला के आपको देता है, तब क्या करता है, तब वो फुलफिल स्टेट में हो जाता है, मतलब जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाता है जब काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और रिजेक्ट जब काम फेल हो जाता है, मतलब जो डेटा आप सर्वर से लेना चाहते हैं, अगर वो ना आए या फिर वो डेटा जो आ रहा है आपके पास वो फेल हो जाए। तो प्रॉमिस क्यों यूज करना है हमें? We use to get stuck in callback hell. Two promises were introduced to make the code clean and relatable. तो पहले क्या होता था, एक कॉलबैक हिल सिचुएशन हो जाती थी। उसमें क्या होता है, एक फंक्शन उस और वो फंक्शन और एक फंक्शन को कॉल करता है, और वही फंक्शन और एक फंक्शन को कॉल करता है। अब और वो फंक्शन और एक फंक्शन को कॉल करे, तो उससे क्या हो जाए, एक कॉलबैक हिल जो कोड बेस हो जाता है, उसमें एक कॉल बैक हिल प्रॉब्लम हो जाता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक फंक्शन, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता था, और वो अनरीडेबल हो जाता है जो कोड। प्रॉमिस हेल्प इन इजी हैंडलिंग एसिंक्रोनस टास्क लाइक एपीआई कॉल्स, फाइल रीडिंग, सेट टाइम आउट इन जावास्क्रिप्ट। जो जो प्रॉमिस होता है वो जो एसिंक्रोनस टाइप होता है, टास्क होता है जावास्क्रिप्ट का, जो जैसे एपीआई कॉल्स हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, सेट टाइम आउट फंक्शन हो गया, उसको हैंडल करने के लिए इजीली ये जो प्रॉमिस आया जावास्क्रिप्ट में। तो मैं आपको बेसिक एक प्रॉमिस कोड लिख के दिखाता हूँ, तो कैसा होता है। तो मान लो मैंने कॉन्स्ट माई प्रॉमिस है, और न्यू प्रॉमिस, इसलिए जो प्रॉमिस, अब इसकी दो स्टेट है, या फिर ये रिजेक्ट होगा और ये रिजल्व होगा, तो हमें एक कॉल बैक देना पड़ता है दो स्टेट का। तो पहला देता है होता है वो रिजॉल्व, और दूसरा जो होता है रिजेक्ट। फिर एक एरो फंक्शन, और बेसिकली यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं माई प्रॉमिस।
ओके। और यहाँ पे आके क्या करते हैं, माई प्रॉमिस को एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग और माई प्रॉमिस, तो देखते हैं कि ये क्या कैसे रन होता है ये कोड। तो ये जो पहले वाला कोड है इसका है, तो इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके। और अभी देखते हैं रन करके। तो माई प्रॉमिस है, उसके बाद जो प्रॉमिस है उसके अंदर क्या पेंडिंग स्टेट है। तो ये तो प्रिंट हो गया ये मैसेज, लेकिन ये जो प्रॉमिस है ये अभी भी पेंडिंग स्टेट पर है, मतलब ये अभी भी डेटा को प्रोसेस कर रहा है। इसने अभी कुछ भी डेटा भेजा नहीं है, या फिर कोई भी रिस्पॉन्स हमें सेंड नहीं किया है। कब ये रिस्पॉन्स सेंटर है, जब हम इस प्रॉमिस को रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमने इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लिया और अंदर हमने सक्सेस लिख दिया कि ये प्रॉमिस जो है सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया है, मतलब सक्सेसफुली डेटा लाने में सक्षम हो गया है। तो कोड को रन करते हैं और क्या है, ये जो प्रॉमिस है अब ये पेंडिंग स्टेट पे नहीं है, ये जो प्रॉमिस है अभी फुलफिल्ड हो गया है, मतलब जो डेटा है वो हमारे पास पहुंच गया है। चाहे तो हम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं इस प्रॉमिस को। तो रिजेक्ट करके देखते हैं कि क्या आता है। रिजेक्ट और 500, तो इसको चला के देखते हैं कि क्या आता है। तो अभी देखिए कि ये जो प्रॉमिस है ये रिजेक्ट हो गया विथ कोड ऑफ 500 से। बेसिकली ये वैल्यू है रिजेक्ट का, तो उस कोड से नंबर से ये रिजेक्ट हो गया। तो इसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रॉमिस की, कि और कितनी तरीके से हम कोड बेस को लिख सकते हैं प्रॉमिस में। तो ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम प्रॉमिस का, और मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इस कोड को प्रिंट कर देता हूँ। तो बेसिकली इस कोड क्या है, इस कोड में हो क्या रहा है। तो ये जो एक प्रॉमिस है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, और क्या हो, ये जो प्रॉमिस है रिजॉल्व या रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम से, बेसिकली रिस्पॉन्स नाम से, और इसे क्या किया मैंने, वैल्यू दे दिया ये फॉल्स है, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया कि ये फॉल्स है। और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स ट्रू होता है तो ये प्रिंट करो प्रॉमिस फुलफिल, और उसको प्रॉमिस को क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो, मैंने बेसिकली सक्सेस कर दो, सक्सेसफुली डेटा को भेज दो रिजॉल्व को 200 से। लेकिन अगर रिस्पॉन्स फॉल्स होता है तो क्या कर दो, प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दो और एक रिजेक्ट कोड भेज दो। तो अगर मैं इसे प्रिंट कर तो क्या आएगा। तो रन करते, और ये जो प्रॉमिस है बेसिकली 500 से रिजेक्ट हो गया। तो अगर आपको पता नहीं तो इसको दूसरा एक नंबर दे देते हैं, लाइक 400 दे देते हैं, और इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये देखिए ये रिजेक्ट हो गया। अगर मैं आपको इसको ट्रू करता हूँ तो ये इस ब्लॉक में जाएगा और ये क्या करेगा, प्रॉमिस को फुलफिल कर देगा, मतलब सक्सेसफुल कर देगा। तो ये प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया और ये हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है। लेकिन और एक तरीका है, मान लीजिए ये जो प्रॉमिस है इसको डेटा लाने में कुछ वक्त लग रहा है, तब हम क्या करेंगे। मान लीजिए ये जो प्रॉमिस है, अ, ठीक है इसको डिलीट नहीं करते, बेसिकली इस चीज को हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर लेते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन हो गया, और
है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और सेट टाइम आउट फंक्शन कब कितने समय बाद रन होगा, मान लीजिए 3 सेकंड के बाद ये कोड रन होगा। क्या अभी जो ये चीज हमने पहले देखी है, जो प्रॉमिस फुलफिल, क्या ये प्रॉमिस अब फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो कोड को रन करते हैं और कंसोल में आता है, अरे ये प्रॉमिस तो फुलफिल हो गया, मतलब ये ट्रू है, इसके लिए ये इस कोड बेस में आ गया, इस कोड बेस में, और इसको प्रिंट कर दिया प्रॉमिस फुलफिल को। लेकिन ये प्रॉमिस को इसने तो प्रॉमिस को रिजॉल्व या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है, मतलब डेटा हमारे पास आया ही नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स ही हमारे पास नहीं है। हमारा जो प्रॉमिस है अभी भी ये पेंडिंग स्टेट पर है, लेकिन अभी तक तो कोड को रन करके रिजॉल्व या रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। तो इस टाइम पे जब कोड बेस को आने में टाइम लग रहा है या फिर सर्वर से डेटा को आने में बेसिकली टाइम लग रहा है, तब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो बेसिकली तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, माई प्रॉमिस डॉट देन और कैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, फिर देन और कैच के डेफिनेशन पे जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देन यूज करूंगा और देन के अंदर मुझे कॉल बैक लेना पड़ेगा, कॉल बैक मतलब उसकी जो वैल्यू आ रही है बेसिकली उसको देना पड़ेगा। तो या फिर वैल्यू, और यहाँ पे मैं करूंगा वैल्यू को प्रिंट करना। बेसिकली इसमें से इसमें से जो वैल्यू आ रही है, अगर ये रिजॉल्व अगर ये रिजॉल्व होता है तो क्या है, जो रिजॉल्व वैल्यू है वो माई प्रॉमिस में स्टोर होगा। अगर ये रिजेक्ट होता है तो वो रिजेक्ट वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, माई प्रॉमिस के अंदर स्टोर होगा। और अगर मैं माई प्रॉमिस के अंदर डॉट डेन लगाता हूँ और इसमें जो वैल्यू, इसका मतलब ये है जो माई प्रॉमिस में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वही वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ तो देखिए 3 सेकंड के बाद ये जो प्रॉमिस है ये फुलफिल हो गया और 200 कोड हमें मिल गया। ओके, अभी इस चीज को रिजेक्ट करके भी देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं फॉल्स कर देगा ताकि ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया एल्स में आके, और इसको चलाते हैं। अब ये प्रॉमिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन देखिए ये हमें क्या देगा कि प्रॉमिस रिजेक्ट तो हो गया, लेकिन ये जो एरर हमें दे रहा है, इस एरर के बाद हमारा जो पूरा कोड है, इस कोड के बाद भी अगर हम कुछ कोड लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा कोड बेस है वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रिजेक्शन है उसको हैंडल ही नहीं किया है अच्छी तरीके से। तो हमें इस एरर को, जो एरर आ रहा है इस प्रॉमिस से, ये जो एरर आ रहा है इसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैच का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम देते हैं डॉट कैच और उसके अंदर हम कॉल बैक में एरर का वैल्यू लेते हैं, जो भी एरर आ रहा है, और एरर को ही उस एरर को ही प्रिंट कर देते हैं, तो क्या होता है, 3 सेकंड के बाद क्या होगा, प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा और 400 कोड हमें मिल जाएगा, जो भी कोड हमने पास किया है। तो बेसिकली एल सेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कैच को यूज नहीं कर रहे थे तब क्या होगा, तो पूरा कोड बेस है वो ब्लॉक हो जा रहा था, बिकॉज हमने एरर को हैंडल ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमने कैच मेथड से एरर को हैंडल किया है, तो क्या होगा कि हमें एक मैसेज देगा कि हाँ ठीक है, आपका एरर जो है आया है, लेकिन वो जो एरर मैसेज है हम एक प्रोफेशनल वे में या फिर इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आने ठीक है यहाँ पे एरर आ गया तो ठीक है, लेकिन बाद में जो काम है वो क्या होगा, रुकेगा नहीं, और वो जो काम है वो
स्मूथली होता रहेगा। तो बेसिकली यही यूज है कैच का। भी देन का और एक यूज है, तो देन और कैच हम की यूज है। कैच तो हमें पता चला है कि बेसिकली एक ही यूज है, बेसिकली एरर को हैंडल करने के लिए हम कैच का यूज। लेकिन इस देन देन डॉट देन की जरूरत क्या है? तो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल में तो पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है कि डॉट देन को बार बार करना है। मतलब इस फंक्शन के बाद डॉट देन, माई प्रॉमिस के बाद डॉट देन, उसके बाद फिर एक डॉट देन, मतलब उसके बाद क्या करना, फिर एक डॉट देन, मतलब उसके बाद क्या करना। तो बेसिकली हम पहले डॉट देन और डॉट कैच के थोड़े से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल पे आते हैं। और क्यों हमें डॉट देन डॉट कैच यूज नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में भी जानते हैं। तो पहले तो हम यूज क्यों करते हैं उसे देखते हैं। वाई वी यूज डॉट देन और कैच इन प्रोमिसेस। डॉट देन की यूज करते हैं जब प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट या रिजॉल्व हो जाता है, तो उसका रिजल्ट लेने के लिए हम डॉट देन यूज करते हैं। इस सिंपल वर्ड में प्रॉमिस कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, ये देन में लिखना होता है। डॉट कैच, अगर प्रॉमिस फेल या रिजेक्ट हो जाता है, तो उस एरर को हैंडल कैसे करना है, इसलिए हम डॉट कैच यूज करते हैं, ताकि एरर आने पर कोड क्रैश ना हो और उसको हैंडल कर सके। सिंपल वर्ड में, जो अगर प्रॉमिस में एरर आए तो उसको हैंडल करने के लिए डॉट कैच का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो बेसिकली ये तो डॉट कैच का ही है। बेसिकली ये कोड का एग्जांपल लेते हैं, कॉपी करते हैं और वो कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब से पेस्ट कर। तो ये कोड क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है जो 3 सेकेंड बाद होगा, प्रॉमिस रिटर्न होगा। और क्या डेटा क्या आ रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है बेसिकली। जैसा कि आपके सर्वर से आते हैं, ज्यादातर टाइम आपको ऐसा ही ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो जाएगा, सब सर्वर से रिटर्न होगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या रिटर्न है, नेम हो रहा है जॉन, एज 20, और ईमेल उसका रिटर्न हो रहा है। क्या है, ये डॉट डेन में जा रहा है, फिर काम करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। ओके, डेटा सक्सेसफुली आ रहा है या नहीं। तो 3 सेकेंड के बाद ये सक्सेसफुली प्रॉमिस जो है फुलफिल हो गया। अभी क्या करना है मुझे कि जब ये प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाएगा, तब मुझे क्या करना है, एक चीज प्रिंट करवाना है कि प्रोग्राम स्टॉप बोल के। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और लिखता हूँ स्टॉप। मतलब ये जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होने के बाद ये स्टॉप प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको रन करते हैं। अभी आपने क्या देखा, ये जो स्टॉक है ये पहले प्रिंट हो गया और फिर मेरे पास डेटा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर इंजन है वो क्या कर रहा है, इस कोड में आया, इस कोड बेस में आया, और उसने देखा ओ अच्छा यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन यूज किया, और इसको क्या करना है, 3 सेकेंड बाद इस कोड को रन करना। तो ठीक है, मैं 3 सेकेंड बाद इस कोड को कंपाइल कर दूंगा या फिर रन कर दूंगा। और उसने लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करते हुए इस कोड पे आया, और इस कोड पे आके देखा इस लाइन पे, ओ अच्छा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया सेव स्टॉक को। तो उसने पहले क्या किया, कंसोल डॉट लॉग को एग्जीक्यूट करवा दिया, और उसके 3 सेकेंड के बाद क्या किया, इस कोड को इस प्रॉमिस को रन कर दिया। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था पहले ये कोड रन हो फिर ये रन हो। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे डॉट देन लिखना पड़ेगा। और डॉट देन के अंदर
अ, अभी तो कोई वैल्यू पास ऑन नहीं हो रहा है, तो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा stop, और फिर रन करना पड़ेगा। अब अगर मैं रन करता हूँ तो 3 सेकंड के बाद पहले मेरे पास डेटा आएगा, फिर स्टॉप प्रिंट होगा, उसके पहले नहीं। समझ गए? उसके पहले मेरे पास जो है स्टॉप, उसके पहले क्या हो रहा था, जो स्टॉप है वो पहले प्रिंट हो रहा था, फिर मेरे पास डेटा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जब मैं लिख दिया कि डॉट देन इस प्रॉमिस के बाद डॉट देन ये वैल्यू प्रिंट होगा, और इसके बाद डॉट देन इसके बाद ये स्टॉप प्रिंट होगा, तो उसके पहले स्टॉप प्रिंट होगा, पहले मेरे पास डेटा आएगा, फिर मेरे पास स्टॉप प्रिंट होगा। तो ठीक है ये सिंटैक्स, लेकिन ये सिंटैक्स हमें यूज क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब ठीक है, काफी कभी कभी अगर छोटा डेटाबेस हो, अगर कोई मिनिमम साइज की एपीआई कॉल हो, तो ठीक है ये सिंटैक्स यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन लार्ज स्केल में हमें ये सिंटैक्स क्यों यूज नहीं करना चाहिए, वो मैं बताऊँ। तो कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ एप्लीकेशन रन करने पड़ते हैं कि मान लीजिए इस वैल्यू के आने के बाद ये स्टॉक प्रिंट होगा। ओके, मान लीजिए ये प्रिंट होगा आ, कि स्टॉक प्रिंट ना होकर ये प्रिंट है, हाय माय नेम इज, बेसिकली यहाँ से जो वैल्यू हम ले रहे हैं, यह भी एक हम इसका वैल्यू को ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या किया, हमने वैल्यू डॉट नेम को प्रिंट करवा दिया। देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। तो रन करते हैं, और 3 सेकंड के बाद अरे इसने तो एरर दे दिया कि वैल्यू डॉट नेम तो आपके पास है ही नहीं। तो क्या मेरे पास वैल्यू डॉट नेम नहीं है? तो डॉट में नेम करके या फिर प्रिंट करता हूँ, तो उसने फिर से कहा, लेकिन यहाँ पे देखिए जॉन प्रिंट हुआ है, इसके पास मेरे पास वैल्यू डॉट नेम तो है, तो यही वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है। तो यह इस कोड पे की हुए प्रॉब्लम दे रहा है। इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वैल्यू को हम अपने यहाँ पे ले तो लिया है, लेकिन अपने वैल्यू को रिटर्न ही नहीं किया है। तो जब तक आप यहाँ से वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे इस वैल्यू का एक्सेस नहीं आएगा। तो अभी आप चलाते हैं तो क्या होता है, कंसोल में अभी प्रिंट होगा 3 सेकंड के बाद, हाय माय नेम इज जॉन। जब तक आप इस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न नहीं करोगे, तब इसका रेफरेंस जो है यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, ये क्या है, ठीक है, लेकिन ये सिंटेक्स में और क्या है? ठीक है, आपने ये सिंटेक्स में प्रॉब्लम क्या है? तो पहले क्या किया आपने, इस फंक्शन को रन कर किया, फिर क्या है, इसमें अपने नाम को प्रिंट किया। अभी हो सकता है इसके बाद आपको एज भी प्रिंट करना पड़े डॉट, उसके लिए भी फिर से आपको डॉट देन लाना पड़ेगा, उस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा बेसिकली, डॉट देन उसके बाद एक और एक डॉट देन, उसके बाद और एक डॉट देन, उसके बाद और एक डॉट देन। तो ऐसा 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 डॉट देन होता जाएगा, जैसा हमें पहले एग्जीक्यूट होता है, पहले टाइम पे जो कॉल बैक हेल में हो रहा था कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन, और वो कॉल बैक हेल में तब्दील हो रहा था। कॉल बैक हेल का मतलब ये नहीं एक फंक्शन चल नहीं रहा या फिर फंक्शन में कुछ करा दिया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। कॉल बैक हेल का मतलब है कि जो कोड है वो अनरीडेबल हो रहा है, किसी भी
इंसान के लिए। पर आप एक डेवलपर हो, अगर आप किसी के दूसरे के कोड बेस को देखते हैं या फिर उसके कोड बेस में काम करते हैं, अगर उसने डॉट देन या फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक फंक्शन लिख रखा है ऐसे, तो कोड बेस आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और अगर किसी ने ऐसे भी डॉट देन लगा रखा है, तो वो कोड भी आपको पढ़ने में कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कंफ्यूजिंग होगा कि नहीं? किसी ने अगर ऐसे डॉट देन लगा रखा है और वो कोड ऐसे बहुत बड़ा कोड है, या तो ये एक छोटा कोड है एग्जाम्पल के लिए आपका, लेकिन बहुत टाइम पे जब हम एपीआई कॉल होते हैं कि बहुत काम होते हैं कि इस फंक्शन के बाद ये रन हो, इस फंक्शन के बाद ये रन हो, तो डॉट देन आप कितना लगाओगे डॉट देन? और वो जो जितना आप डॉट देन लगाते जाओगे, वो कोड उतना मेसी हो जाएगा और उतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा और उसका रीडेबिलिटी उतना ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो E6 वर्जन के बाद जावास्क्रिप्ट के, हम एसिंग और एवेट को यूज करते हैं। तो एसिंग और एवेट को क्यों यूज करते हैं? बेसिकली ये जो एसिंग और एवेट कीवर्ड है, ये हमें इस कॉलबैक हेल्प प्रॉब्लम से बचाता है। बेसिकली डॉटडेन को और कैच को भी बनाया गया था कॉलबैक हेल्प प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये जो सिंटैक्स है, बाद में देखा गया कि ये जो सिंटैक्स है ये भी कॉलबैक हेल्प का जो प्रॉब्लम है वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो उस कॉलबैक फंक्शन हेल्प के सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए हमने एसिंग और एवेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया जावास्क्रिप्ट में। तो देख लेते हैं वो कैसे काम करता है एसिंग और एवेट कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एसिंग और एवेट जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस तरीके से लिखने के क्लीन वे है। सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस तरीके से लिखने का एक क्लीन वे है। मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करती है कोड को। तो पहले एग्जांपल अपने देखा कि स्टॉप जब मैं बाद में लिख रहा था, तो जो स्टॉप को मैं अगर मैं बाद में प्रिंट कर रहा था, तो क्या होता था, फिर भी वो पहले प्रिंट हो जाता था और फिर मेरा जो सेट टाइम आउट का कोड है वो चलता था। लेकिन वैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पहले मेरा सेट टाइम आउट प्रिंट हो और उसमें जितना वक्त लगे उतना लो। अगर 4 सेकेंड वक्त लगे तो लो, 5 सेकेंड वक्त लगे तो भी लो, लेकिन पहले मेरा वो फंक्शन को कॉल करो और उसके रिस्पॉन्स आने का वेट करो, फिर मेरे बाद में जो कोड लिखा है उसको रन करो। और लेकिन ये तो जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है। और इसी डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करने के लिए बेसिकली ये जो प्रॉमिस है, और प्रॉमिस के सिंटैक्स को ही इजी करने के लिए ये जो कीवर्ड है डॉट देन डॉट कैच और उसके बाद जो एसिंग एवेट आया, इस चीज को हैंडल किया गया। तो ठीक है, एसिंग एवेट के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये प्रॉमिस के ऊपर ही बेस्ड होता है, पर इसका सिंटैक्स रीडेबल और इजी होता है। डॉट देन डॉट कैट से बहुत ज्यादा इजी होता है और फन इसका रीडेबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है। एसिंग कीवर्ड फंक्शन के आगे लगता है और उस फंक्शन के आगे एवेट यूज किया हो जाता है। तो बेसिकली जो एसिंग कीवर्ड है वो बेसिकली एक फंक्शन के आगे लगता है। तो बेसिकली एसिंग कीवर्ड को यूज करके हम किसी फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन में तब्दील कर सकते हैं और उसके अंदर हमें एवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। बेसिकली जो एवेट कीवर्ड है वो हम एसिंग फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर एवेट कीवर्ड यूज करना है तो उसको हमें एसिंग फंक्शन के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। एसिंग क्या होता है, जब हम फंक्शन के आगे एसिंग लिखते हैं तो एक एसिंग प्रॉमिस रिटर्न करता है। बेसिकली वो एक एसिंग फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर आप रिटर्न करते हो कोई वैल्यू, तो प्रॉमिस उस वैल्यू के साथ रिजॉल्व हो जाता है।
एविट क्या करता है? एविट सिर्फ एसिंग फंक्शन के अंदर ही यूज होता है। ये किसी प्रॉमिस को वेट करवाता है जब तक वो रिजॉल्व या रिजेक्ट ना हो जाए। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एविट क्या करता है? उस फंक्शन को वेट करवाता है या फिर उस कोड बेस को, मेथड को वेट करवाता है जब तक वो रिजॉल्व या रिजेक्ट ना हो जाए। बेसिकली जब तक उससे कोई रिस्पॉन्स ना हो जाए, उस रिस्पॉन्स में वो फुलफिल भी हो सकता है, मतलब सक्सेसफुल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा वो वेट करेगा। वो उससे उस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा। कोड एग्जीक्यूशन तक रुक जाता है बिना पूरी प्रोग्राम को ब्लॉक किए, और उसके बाद आगे लाइन एग्जीक्यूट होता है जब प्रॉमिस का रिजल्ट मिल जाता है। तो इसका एक सैंपल कोड भी देख लेते हैं, तो कैसे होता है एचिंग और एवेट। बेसिकली इसको कमेंट आउट करते हैं। तो कॉन्स्ट माई प्रॉमिस से लेते हैं और एक फंक्शन ले लेते हैं। ये फंक्शन क्या करता है? एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ओके, ये फंक्शन क्या करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है, और ये प्रॉमिस रिजॉल्व भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। सेट टाइम आउट के अंदर अगर ट्रू हो गया तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा और ये डेटा प्रिंट होगा। अगर अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट 500 कोड प्रिंट हो जाएगा। इसको एक असिंक फंक्शन के अंदर लिखते हैं, कॉल करवाते हैं। तो असिंक, आपको ऐसा कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। फंक्शन माई फंक्शन, और फिर मैं क्या करूँगा, आ, इस फंक्शन को कॉल करना है। टाइप ट्राई क्रैश ब्लॉक में ही कॉल करवा देते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो प्रॉमिस है माई प्रॉमिस को कॉल करवा देगा। तो बेसिकली अब पहले मैं एविट कीवर्ड को हटा देता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या प्रिंट करता है। तो बेसिकली माई फंक्शन को कॉल कर देते हैं और रन करते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉमिस है अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, अभी भी ये फुलफिल्ड नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो कोड है ट्रू होने की वजह से यहाँ पर जो डेटा है ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इस ए को कमेंट आउट कर देता हूँ तो देखिए कि ये जो प्रॉमिस है ये पेंडिंग स्टेट पे है, ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। जब तक मैं इसके आगे एविट कीवर्ड नहीं लगाऊंगा तब तक ये जो प्रॉमिस है ये रिजॉल्व नहीं होगा। जैसे कि पहले में देख हमने क्या देखा था, जब तक हम सेट टाइम आउट को हैंडल करने जब हम सेट टाइम आउट को यूज कर रहे हैं, मतलब जब सर्वर से डेटा आने में टाइम लगता है, अगर तब हम डॉट देन से हैंडल नहीं करेंगे, तब तब क्या होगा, तब तक जो प्रॉमिस होगा पेंडिंग स्टेट में होगा। डॉट देन लगा के ही हमें उस प्रॉमिस को हैंडल करना पड़ेगा। वैसे ही अगर एसिंग फंक्शन में हमें किसी प्रॉमिस को हैंडल करना है तो उसके पहले हमें एवेट कीवर्ड को लगाना ही पड़ेगा। मतलब जो काम होने में थोड़ी टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड का या फिर 2 सेकेंड का वक्त लग रहा है, तो उसके पहले हमें एवेट कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो जो प्रॉमिस होगा वो पेंडिंग स्टेट पे रहेगा। तो बेसिकली और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, मैं ही आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। बेसिकली ये जो एग्जांपल है इससे आपका जो एसिंग एवेट और जो प्रॉमिस का जो कंफ्यूजन है वो पूरा सा क्लियर हो जाएगा। ये ये एक एग्जांपल में आपको पूरा क्या होता है कि पूरा आपका रिपीट हो जाएगा कि क्या क्या होता है। तो बेसिकली
एक फंक्शन ले लेते हैं, कॉन्स्ट कोलकाता नाम से फंक्शन ले लें। बेसिकली वेदर का प्रिंट करवाने का हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, टेम्परेचर प्रिंट करने का। और ये क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। फंक्शन क्या करता है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस को रिटर्न करता है। और ये क्या है, रिजॉल्व हो जा रहा है, कोलकाता नहीं देते बेसिकली, यहाँ पे टेम्परेचर दे देते, टेम्परेचर 32 दे देते, और ये 50। ओके, और ये 3 सेकेंड बाद ये कोड रन होगा। और एक फंक्शन लिखते हैं, कॉन्स्ट दिल्ली, और फंक्शन से है, और ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे। और इसका जो टेम्परेचर है और ये 40 है। अब इस दोनों फंक्शन को हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर कॉल करवाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिखा एसिंक, और गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बना लिए। डेटा नाम से एक फंक्शन बना लिया। और उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, ये जो एसिंक फंक्शन है, मतलब ये जो प्रॉमिस फंक्शन है, इसको कॉल करवाएंगे। तो कॉन्स्ट, तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं कि फेचिंग डेटा कोलकाता, और के बाद कॉन्स्ट कोलकाता वेदर ऐसे, और वो कंसोल डॉट लॉग, और कोलकाता को कता कोलकाता वेदर को प्रिंट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग फेचिंग डेटा दिल्ली, और के बाद एक वेरिएबल में दिल्ली को कॉल कर रहे थे, और के अंदर के बाद दिल्ली को प्रिंट कर देते। तो ये क्यों एरर दे रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे एरर नहीं देना चाहिए। देखते एरर क्यों दे रहा है ये, तो क्या प्रॉब्लम है, तो एक बार रिमूव करते हैं। और एसिंक, सॉरी फंक्शन कीवर्ड देना भूल गया था मैं, तो ठीक है। आ, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड हमें देना होगा फंक्शन को कॉल करने लिखने के लिए। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और दिल्ली वेदर को प्रिंट करते हैं। और और क्या करते हैं, कॉल डेटा को प्रिंट करवा देते हैं फंक्शन को, और अभी इसे रन करते हैं। तो पहले क्या आया, पेचिंग कोलकाता, फिर पेचिंग दिल्ली का डेटा आया। पहले कोलकाता का डेटा आया, फिर दिल्ली का डेटा आया। तो ठीक है, पहले कोलकाता का आया, उसके बाद 3 सेकेंड बाद दिल्ली का डेटा आया। लेकिन अभी इसमें क्या करते हैं, कुछ टाइमिंग को चेंज करते हैं। बेसिकली जो कोलकाता का डेटा आएगा वो
4 सेकंड के बाद आएगा, और जो दिल्ली का डेटा है वो क्या, मान लो 2 सेकंड के बाद आएगा। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? अभी तो कुछ तरह से ऐसे प्रिंट होना चाहिए, पहले दिल्ली का डेटा आएगा 2 मिनट के बाद, फिर कोलकाता का डेटा आएगा। तो देखते हैं, ऐसा ही तो प्रिंट होना चाहिए। तो यह तो कुछ अलग ही हो रहा है, पहले कोलकाता का डेटा आ रहा है, फिर दिल्ली का डेटा आ रहा है। लेकिन मैंने तो यहाँ पे लिखा कि पहले 2 सेकंड के बाद दिल्ली का डेटा आएगा, फिर कोलकाता का डेटा आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एसिंग और एवेट कीवर्ड को यूज किया। बेसिकली हमने इस फंक्शन को बोला है कि तुम्हें एक एसिंग फंक्शन है, बेसिकली तुम्हें प्रॉमिस रिटर्न, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर प्रॉमिस फंक्शन कॉल हो रहा है, और उस फंक्शन को कॉल होने से पहले हमने एवेट कीवर्ड लगा दिया है। तो एक एक लाइन एग्जीक्यूट, लाइन पे आके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो जब आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर तो ये कोड को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब कंपाइलर इस लाइन पे आ रहा है, तब उसको देगा अच्छा यहाँ पे कोलकाता जो फंक्शन है कॉल हो रहा है। तो उसने क्या किया, कोलकाता फंक्शन पे गया और देखा ओ अच्छा इसको 4 सेकंड के बाद रन करना है। फिर उसने देखा ओ यह तो एवरेज कीवर्ड लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा कि अगले कोड पे नहीं जाएगा, यही रुक जाएगा और 4 सेकंड होने का इंतजार करेगा। फिर 4 सेकंड के बाद इस कोड को जब यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, शायद तो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल भी हो, फुलफिल भी हो, या फिर रिजेक्ट हो, लेकिन रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद ही वो इस नेक्स्ट कोड पे जाएगा और इसको प्रिंट करेगा, फिर इसे प्रिंट करेगा, फिर यह आएगा और फिर रुक जाएगा और 2 सेकंड तक वेट करेगा। 2 सेकंड के बाद जब इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर ये इसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे प्रिंट करेगा। बेसिकली यही यूज है प्रोमिसेस का, और यही यूज है डॉट डेन और कैच का बोलिए, या फिर एसिंग और एविट कीवर्ड का बोलिए। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ मैं एसिंग और फंक्शन को यूज करूँ, कौन से टॉपिक में, या फिर कौन से कोड बेस में। तो बेसिकली जो यूज होता है इसका एपीआई कॉल्स में होता है, डेटाबेस कनेक्शन में होता है। बेसिकली जो बात है सिंपल वर्ड डेफिनेशन है, सिंपल लाइन डेफिनेशन है कि एसिंग और अवेट यूज करने का, जिस भी काम में तुम्हें लगेगा कि इस काम में वक्त लगने वाला है, 2 मिनट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड वक्त लगने वाला है इस काम में, उसके पहले एवेट फंक्शन लगा दो। या फिर चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, या फिर अगर कोई भी मेथड भी हो, तो बहुत सारे मेथड में क्या होता है, जैसे JW टोकन, टोकन के पहले भी हमें एवेट फंक्शन, क्योंकि उसमें जो टोकन रिसीव होता है और उस टोकन को रिफ्रेश करने में हमें टाइम लगता है, तो उसके पहले हम एवेट कीवर्ड लगाएंगे। या फिर कोई भी डेटाबेस कनेक्शन में, डेटाबेस कनेक्शन में क्या है, क्योंकि डेटाबेस आपके घर में तो है नहीं, या फिर आपके कंप्यूटर में तो है नहीं कि वो आप कोड रन करोगे और वो कनेक्ट हो जाएगा। जो डेटाबेस है, जो डेटाबेस है वो दूसरे कॉन्टिनेंट में है, तो वहां से कनेक्शन आने में, रिस्पॉन्स आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। या फिर जो एपीआई कॉल है, ऐसा तो नहीं कि एपीआई का डेटा आपके ही पास है, वो किसी दूसरे सर्वर पे है, वहां से डेटा आएगा, अ, फिर आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो उसमें जो डेटा ट्रैवल है, उस ट्रैवल में थोड़ा वक्त तो लगेगा, 3-4 सेकंड का वक्त लगेगा। तो इसलिए हम एवेट कीवर्ड का यूज करें, ताकि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, उस कोड को इग्नोर करके अगले वाले कोड पे ना चले जाए, उस कोड पे आगे रुके और वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स आने का इंतजार करें, फिर अगले कोड को एग्जीक्यूट करें। तो इस यही इस्तेमाल होता है, या फिर यही यूज केस होता है
प्रोमिसेस का यही यूज केस होता है एसिंग और अवेट कीवर्ड का। तो बेसिकली यहाँ हम एक एपीआई कॉल करके देख ही लेते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे होता है। तो बेसिकली हम इस एपीआई को कॉल करवा रहे हैं। तो मेरे पास कोड स्निपेट पहले से ही है, उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे तो मैं एक कमेंट आउट करूँगा एपीआई कॉल से नाम और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो फंक्शन है इसके पहले मैंने एसेंस फंक्शन है बेसिकली, क्योंकि ये एक एपीआई कॉल कर रहा है और इसमें टाइम लगेगा तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। टाइम लगेगा का मतलब तो क्या है, प्रॉमिस लगेगा, फ्यूचर में डेटा लेने का बात कर रहा है ना, तो टाइम तो लगेगा और टाइम लगेगा तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अ, अगर प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो एसिंग और अवेट कीवर्ड लगेगा ही लगेगा। तो एसिंग अवेट कीवर्ड के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंसोल लॉग है यहाँ पे फेसिंग यूजर डेटा को मैं कॉल कर रहा था, कॉल कर रहा हूँ, मतलब प्रिंट करवा रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स में एक फेच मेथड को कॉल कर रहा हूँ। बेसिकली फेच मेथड तब हम कॉल कर रहे हैं एपीआई, एपीआई के एपीआई से जब हम काम कर रहे हैं तब हम फेच मेथड को यूज करते हैं। फेच का मतलब है किसी भी यहाँ से डेटा लाओ, वो फेच का मतलब होता है डेटा लाने का। तो इस फेच मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जहाँ से हम एपीआई कॉल कर रहे हैं उसका यूआरएल का पाथ देते हैं। तो इसके अंदर हम यूआरएल दे देंगे। तो जो मेरे पास यूआरएल है इसको कॉपी करते हैं यूआरएल को और यहाँ को प्रिंट कर रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है यूआरएल में, ये कुछ डेटा यहाँ पे चाहिए। ओके, फुलफिल करने के लिए इस यूआरएल को तो क्या करना चाहिए, एक यूआरएल पाथ चाहिए। तो ये मेन यूआरएल पाथ चाहिए, तो यहाँ से ये यूआरएल पाथ ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और ट्राई के अंदर नहीं, ट्राई के बाहर ही पेस्ट कर देते हैं। और हमें एक एपीआई की भी चाहिए, इसके बगैर जो एपीआई है वो रन करेगा नहीं। बेसिकली कुछ एपीआई में एपीआई की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ जो पेड एपीआई होते हैं या फिर बहुत सारे फ्री भी एपीआई भी होते हैं, उनमें भी एपीआई की आपको देनी पड़ती है। और एक यहाँ पे क्या चाह रहा है कि सी नेम भी मांग रहा है। तो सी नेम का मतलब यह है कि कौन से कंट्री का डेटा आप चाहते हो, या फिर बेसिकली एक वेदर एपीआई है और कौन से कंट्री का या फिर स्टेट का वेदर आप चाहते हो। तो बेसिकली मैं सी नेम को या फिर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक पैरामीटर में मैं सेट कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, सी नेम को यहाँ पे सी नेम का एक वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए मैंने पुणे दे दिया। ओके, अब आता है नेक्स्ट लाइन पे कि क्या कर रहा है। ये जो रिस्पॉन्स है, अगर मैं इसको एविट या ना लगा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यस, यस के जो रिस्पॉन्स आएगा इस पेज मेथड से, उस रिस्पॉन्स को मैं क्या करूँगा, जेसन में प्रिंट कर देता हूँ। जेसन मेथड में मैं प्रिंट कर दूंगा और क्या बाद में क्या करूँगा, मैं डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। जेसन में रिसीव करने के बाद मैं डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। और ठीक है, चला के देखते हैं कि कैसे चलता है। अभी ये बात जो प्रॉमिस है वो क्या है, पेंडिंग पे चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ठीक है, इस कोड को थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा देखने में। कमेंट आउट कर दिया, फिर से रन करते हैं और अभी देखिए यूजर डेटा रिसीव। लेकिन ये जो स्टेट है ये पेंडिंग पे चल रहा है, ये प्रॉमिस जो है ये अभी भी पेंडिंग पे। क्यों पेंडिंग पे, क्योंकि
हमने यहाँ पे जो है await कीवर्ड वो यूज ही नहीं किया, इसलिए क्योंकि यहाँ जो रिस्पॉन्स आएगा ऐसा तो नहीं है कि सर्वर मेरे घर में, सर्वर दूसरी जगह पे है और वहां से डेटा आने में टाइम लगेगा। तो जैसे हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे जो सेट टाइम आउट यूज नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पे जो सर्वर से डेटा आएगा उसमें टाइम लगेगा। और अगर टाइम लगेगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एसिंग अवेट यूज करना पड़ेगा। किसी भी काम में, जिस काम में भी टाइम लगने वाला है उससे पहले एसिंग और अवेट कीवर्ड यूज करते हो। मतलब फंक्शन में एसिंग कीवर्ड और उस मेथड से पहले अवेट कीवर्ड यूज करते हैं। अगर मैं इसे अभी रन कर रहा था तो क्या होता है, मेरे पास डेटा आता है बेसिकली। पूरा डेटा आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, फील्स लाइक आ रहा है, मीन टेम्परेचर, मैक्स टेम्परेचर। और आप इस डेटा को लेकर बाद में आप प्रिंट करो या फिर वेदर एपीआई में सेक्शन में प्रिंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इस चीज के एपीआई के दो स्टेट होते हैं, स्टेट तो नहीं कहूँ, दो रिस्पॉन्स के दो कन्वर्शन होते हैं। जैसे एक जेसन हो गया और एक टेक्स्ट होता है। मतलब वो जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली जेसन में हमें जो रिस्पॉन्स दिख रहा था ये बेसिकली जेसन मेथड होता है। तो बेसिकली ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, तो हमें जो डेटा है वो देखने में और पढ़ने में आसानी होती है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट में लिखते हैं तो कैसा डेटा आता है देख लीजिए, ऐसा डेटा है क्योंकि अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, जेसन डेटा में, तभी ये ऐसा दिखेगा इस तरह से। तो अब हम इस डेटा को थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, डॉट डेटा के अंदर क्या है, मेन है,